अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आइए अकाउंटिंग सीख कर बेहतर जॉब हासिल करें। उसके लेक्चर 6 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ अकाउंटिंग स्टेप्स के जो मज़ीद इस अकाउंटिंग साइकिल के जो मज़ीद स्टेप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हमने देखें ट्रायल बैलेंस तक बनाना सीख गया था। ये ट्रायल बैलेंस है हमारा। ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग स्टेप्स का तीसरा स्टेप है। अकाउंटिंग साइकिल का तीसरा स्टेप है। पहला है जर्नल, दूसरा है लेजर पोस्टिंग्स और तीसरा है ट्रायल बैलेंस। दिस इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल और ये एडजस्टमेंट्स है। ये चौथा स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का। अच्छा, ये सारी की सारी अकाउंटिंग साइकिल हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की सीख रहे हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस क्या होता है? जैसे इम्तियाज़ स्टोर, नाहिद स्टोर, ये गुड्स ख़रीदते हैं और गुड्स को मोर देन कॉस्ट बेचते हैं। ये इनका ऑपरेशन होता है बिज़नेस में। ये इनकी सरगर्मी होती है कारोबार की। आगे जाकर हम मज़ीद देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टेप्स सर्विस बिज़नेस का किस तरह हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स को। तो चौथा स्टेप है एडजस्टमेंट्स। ये कहलाता है एडजस्टमेंट्स। अब भाई एडजस्टमेंट क्या है? ये एडजस्टमेंट अकाउंटिंग साइकिल का चौथा स्टेप है। ठीक, देखें चौथा स्टेप है। इससे हमें पता चलता है कि आया कारोबार की सही सूरत हाल महीने के आखिर में या साल के आखिर में क्या है। जैसे एडजस्टमेंट नंबर 1 है। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखें, ये दिस इज़ एडजस्टमेंट नंबर 1। ये एडजस्टमेंट नंबर 1 है। स्टॉक एट 31 जनवरी ₹500, यानी महीने के आखिर में, जनवरी के महीने के आखिर में स्टॉक कितनी मालियत का है? 500। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इससे हमें पता चला कि 500 मालियत का स्टॉक महीने के आखिर में बिकने से रह गया। तो महीने के आखिर में हमें पता चलता है कि महीने के आखिर में क्या पता चला? 500 मालियत का स्टॉक बिकने से रह गया। जबकि ट्रायल बैलेंस में स्टॉक जो हमने ख़रीदा था उसकी मालियत कितनी थी? 6000 रुपये। तो देख लें, परचेज़ किया था हमने 6000 रुपये में और 6000 में से 500 माइनस कर दिया तो कितने आ गए? 5500 मालियत का स्टॉक बिक गया। ये सिर्फ एडजस्टमेंट करने से मुमकिन हुआ। तो 6000 मालियत का स्टॉक ख़रीदा था, 500 मालियत का स्टॉक बिकने से रह गया, बाकी कितना बिक गया? 5500। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे मुमकिन हुआ? ये एडजस्टमेंट सीखने से। इसी तरह एडजस्टमेंट नंबर 2 देखें आप। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखें भाई। एडजस्टमेंट नंबर 2 से हमें मज़ीद पता चला है कि महीने के आखिर में हमें मज़ीद रेंट कारोबार ने 100 रुपये और अदा करने हैं। तो देखें एडजस्टमेंट नंबर 2, रेंट पेबल ₹100। तो महीने के आखिर में हमें मज़ीद पता चला किराया हमें कितना देना? 100 रुपये और देने हैं। तो देखिए 100 रुपये और अदा करने, जबकि ट्रायल बैलेंस में हमने रेंट जो अदा किया वो कितने? 1000 रुपये। तो देखें रेंट दिया हुआ है हमने, रेंट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 1000 रुपये। और महीने के आखिर में कारोबार का टोटल रेंट कितना हो गया? 1000 रुपये हम दे चुके हैं, 100 रुपये और देने हैं। तो टोटल 1100 रुपये हमने, ये बिज़नेस का एक्सपेंस हो गया 1100 रुपये। तो आपने देखा, अगर हम एडजस्टमेंट नहीं सीखेंगे तो ये सब करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो हमने किराया कितना दिया? 1000 रुपये दे चुके हैं। आखिर में पता चला भाई किराया 1000 रुपये नहीं बल्कि 100 रुपये और देने हैं। ये आखिर में पता चला, क्योंकि एडजस्टमेंट जो रिकॉर्ड की जाती है वो महीने के आखिर में या साल के आखिर में रिकॉर्ड की जाती है और आखिर में हमें सही सूरत हाल पता चलती है किसी भी कारोबार की। तो 1000 रुपये हम दे चुके हैं, पता चला 100 रुपये और देना है किराया। तो टोटल किराया अब हमने जो देना है वो 1100 रुपये देने हैं, यानी 1100 रुपये का रेंट एक्सपेंस हमारे कारोबार का है। इसी तरह एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखें से हमें पता चला, एडजस्टमेंट नंबर 3, वेजेस इज़ स्टिल प्री पेड ₹200, यानी वेजेस अभी भी 200 एडवांस में दिया हुआ है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 से हमें पता चला कि वेजेस की रकम जो 500 रुपये जो कि ट्रायल बैलेंस में दी गई है। तो देखें वेजेस की रकम
₹500 ट्रायल बैलेंस में दी गई है वो पूरी की पूरी एक्सपेंस नहीं बनी। ये पूरी की पूरी एक्सपेंस नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? ये हमें महीने के आखिर में पता चला। उनमें से ₹200 अगले महीने एक्सपेंस बनेगी। ₹200 कब बनेगी एक्सपेंस? अगले महीने। ये हमें कैसे पता चला? तो ये देखें, वेजेस इज़ स्टिल प्री पेड ₹200, यानी ₹500 में से ₹200 अभी भी एडवांस में ₹500 में से ₹200 अभी भी एडवांस में अदा किए हुए हैं। किसके अगेंस्ट में? वेजेस के अगेंस्ट में। तो महीने के आखिर में वेजेस एक्सपेंस कितना बना? 500 नहीं बनेगा, बल्कि 500 में से 200 माइनस करेंगे और ये ₹300 आ जाएंगे। तो ये सब हमें कैसे पता चला? ये भी हमें एडजस्टमेंट करने से पता चला। तो आपने देख लिया, एडजस्टमेंट अगर हम नहीं सीखेंगे तो गलत एक्सपेंस हम इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे, और गलत एक्सपेंस अगर इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे तो प्रॉफिट भी हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आगे देखते हैं भाई। अब अकाउंटिंग साइकिल का 5वां स्टेप जो है वो इनकम स्टेटमेंट का बनाना है। इसमें हम, यानी इनकम स्टेटमेंट में हम किसी भी कारोबार का मुनाफा या नुकसान मालूम कर सकते हैं। मैथ में मुनाफा मालूम करने का क्या तरीका है भाई? प्रॉफिट मालूम करने का क्या तरीका है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें, तो ये मैथ में प्रॉफिट मालूम करने का है। अच्छा, सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस का मतलब अकाउंटिंग में क्या होता है? सेल्स, जो कि कितने रुपए हैं? ₹8,000 हैं। और कॉस्ट प्राइस का मतलब अकाउंटिंग में क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो भी चीज़ हमने बेची है उसकी असल लागत कितनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के माने क्या है? जो भी चीज़ हम बेच रहे हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, असल लागत कितनी है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक छोटे से फॉर्मेट से मालूम होता है। वो फॉर्मेट क्या है? यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ पर जाके स्टॉप हो जाता है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने का फॉर्मेट है। तो जब भी प्रॉफिट मालूम करते हैं तो सेलिंग प्राइस लिखते हैं हम। तो सेलिंग प्राइस को अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। और सेल्स कितनी? 8,000। तो देखें, सेल्स लिख दी हमने 8,000। अब लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अकाउंटिंग में सेलिंग प्राइस को हम मैथ में कहते हैं सेल्स को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंटिंग में एक छोटे से फॉर्मेट से मालूम होता है, और ये फॉर्मेट यहाँ से यहाँ तक है। क्या फॉर्मेट है? ओपनिंग स्टॉक, इसमें परचेजेज ऐड कर दें तो ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें, उसके बाद ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो भी चीज़ बेच रहे हैं उसकी असल लागत कितनी है। तो अब आप देखें यहाँ से ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था। क्लोजिंग स्टॉक के मानी क्या है? वो माल जो बिकने से रह गया। अगर माल बिकने से रह जाता है तो हमारी कोशिश क्या होती है? वो अगले साल का वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। अगर माल बिकने से रह जाता है तो हमारी कोशिश क्या होती है? पहले तो ये जहन में रखें, अगर कोई माल बिकने से रह जाता है उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हर क्लोजिंग स्टॉक अगले पीरियड का या अगले महीने का वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो देखें, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, यानी ये माल अगले पीरियड में बेचने के लिए दस्तयाब है। कारोबारी सरगर्मी को जारी रखने के लिए मज़ीद माल ख़रीदा गया है जो कि ₹6,000 का है। तो देखिए, माल हमने ₹6,000 का और ख़रीदा। ओपनिंग स्टॉक अब भाई हमारा नील है। हमारे पिछले साल का कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं था इस क्वेश्चन में। इस साल जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं था पिछले साल का, तो इस साल ओपनिंग स्टॉक नील है। मज़ीद कारोबारी सरगर्मी जारी रखने के लिए परचेज़ और कर लिया, तो ये भी बेचने के लिए ख़रीदा गया है। ये भी क्या किया? बेचने के लिए ख़रीदा गया है। तो ओपनिंग स्टॉक में अगर परचेज़ को ऐड करेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बन जाएगा, यानी इतना माल बेचने के लिए दस्तयाब है जो कि ₹6,000 का है। तो देखें, ₹6,000 का है। तो जब ₹6,000 का ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कितने का आ गया? ₹6,000 का।
तो ओपनिंग स्टॉक में अगर हम परचेजेस को ऐड कर देंगे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। अच्छा, अब आगे ज़रूरी नहीं है कि सारे का सारा माल बिक जाए। महीने के आखिर में पता चला 500 रुपये का माल बिकने से रह गया, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 में हमें पता चला। तो देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1 में स्टॉक जो महीने के आखिर में 500 रुपये का तो रह गया। अब हमारे पास 6000 रुपये का माल बेचने के लिए दस्तयाब था। जब 500 रुपये का माल, जबकि 500 रुपये का माल बिकने से रह गया, तो देखिए 500 रुपये का माल करंट ईयर में इस साल 500 रुपये का माल बिकने से रह गया, तो 6000 में से 500 माइनस किया तो 5500 का माल बिक गया, और इससे और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के माने क्या है, यानी जो भी चीज़ हम बेच रहे हैं उसकी असल लागत कितनी है, तो असल लागत है 5500। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने का तरीका क्या है, जब ये फॉर्मेट छोटा सा फॉलो करेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब आगे देखें, 5500 की लागत वाला माल हमने कितने में बेचा, 8000 रुपये में बेचा। तो देखिए 8000 रुपये में बेचा, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया 2500, ये बन गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो 8000 में बेचा जिससे हमें मुनाफा कितना हुआ, 2500। ये मुनाफा पूरे का पूरा मालिक के जेब में नहीं जाएगा, क्योंकि हर कारोबार के कुछ न कुछ अखराजात होते हैं। जैसे हमारे कारोबार के अखराजात रेंट एक्सपेंस है जो कि 1100 है या एडजस्टमेंट करने के बाद, जबकि दूसरा ख़र्च सैलरीज़ एक्सपेंस है जो कि 300 रुपये हैं। तो कुल कारोबार का ख़र्च कितना हो गया, 1400 रुपये। तो कारोबार का खालिस मुनाफा कैसे आया, जब 2500 में से अखराजात को माइनस कर दिया, देखें एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, जब ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो 1100 रुपये आ गया, ये मुनाफा मालिक के जेब में जाएगा। अब आगे देखते हैं भाई, अकाउंटिंग साइकिल का छठा स्टेप जो है वो बैलेंस शीट है। क्या है, बैलेंस शीट का बनाना है। अब देखें ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। ये छठा, ये कौन सा स्टेप है, छठा स्टेप। पांचवा स्टेप था ये हमारा इनकम स्टेटमेंट, चौथा स्टेप था एडजस्टमेंट, तीसरा स्टेप था देखें ट्रायल बैलेंस। तो छठा स्टेप बैलेंस शीट है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं भाई, इसमें हम किसी भी कारोबार की माली हैसियत को परखते हैं या जांचते हैं कि कारोबार की माली हैसियत कैसी है। माली हैसियत से मतलब है फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। बैलेंस शीट भाई कुछ भी नहीं है, बस ये सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन है। बैलेंस शीट क्या है, कुछ भी नहीं है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये हम लेक्चर 1 में या लेक्चर 2 में हम सीख चुके हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे वजूद में आती है ये सब सीख चुके हैं हम। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन यह है एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। अच्छा, अब अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट क्या है, सिर्फ समझें अकाउंटिंग इक्वेशन ही है। तो एसेट्स में फिक्स एसेट आ जाता है, करंट एसेट्स। कैपिटल में कैपिटल ओपनिंग, एनपी से कैपिटल बढ़ जाता है, सीख चुके हैं। और ड्राइंग से कैपिटल घट जाता है, सीख चुके हैं। लायबिलिटी दो तरह की है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक करंट लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट बनाने में आपने ये तरतीब रखनी है। तो फिक्स एसेट पहले रखेंगे, फिर करंट एसेट्स। तो बैलेंस शीट बनाने में आपने ये तरतीब रखनी है भाई। जब हम इस बैलेंस शीट का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है। तो देखें तरतीब हम क्या रख रहे हैं, एक फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। अच्छा, उसके बाद किसकी बारी है, कैपिटल। कैपिटल ओपनिंग, नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाता है, ड्राइंग से कैपिटल घट जाता है। फिर लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो देखिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब हम इसको समझते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स आपके पास कौन कौन से हैं। नॉन करंट एसेट्स तो देखें, अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखते हैं तो एक मशीन नॉन करंट एसेट्स है, तो मशीन आपने लिख दिया नॉन करंट एसेट्स। फिर करंट एसेट्स में स्टॉक भी आता है, प्रीपेड सैलरीज भी आती हैं और कैश का बैलेंस भी आता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आपने डिस्कवर की, तो स्टॉक
$500 का, ये भी करंट एसेट से कैसे पता चला भाई? ये हमें एडजस्टमेंट से पता चला, स्टॉक $500 का है। देख लें ये एडजस्टमेंट्स हो गई। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस देखें, प्रीपेड वेजेस है, ये भी करंट एसेट्स होता है। तो ये भी देखें प्रीपेड, ये सैलरीज लिखा है, आप इधर वेजेस लिख सकते हैं इसको। वेजेस मैंने लिख दिया, वेजेस $200 वेजेस भी एक्सपेंस है, सैलरीज भी एक्सपेंस है। अच्छा, कैश का बैलेंस कितना है? 10,500। ये ट्रायल बैलेंस जब बनाया था उधर कैश का बैलेंस गिवन होगा, तो देखें कैश का बैलेंस 10,500 है, ये आपने लिख दिया 10,500। अब कैपिटल ओपनिंग कितना है भाई? कैपिटल ओपनिंग आपने देखें, कैपिटल ओपनिंग 15,000 रुपये है, तो आपने कैपिटल ओपनिंग 15,000 रुपये लिख दिया। 1100 कहाँ से आया? ये प्रॉफिट है, $1100 प्रॉफिट है, तो 1100 रुपये प्रॉफिट भी लिख दिया। ड्राइंग्स नील था तो नील लिख दिया, तो 16,100 आ गया हमारा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में देखें, नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इधर मौजूद नहीं है, तो हमने इसको नील लिख दिया, नील। करंट लाइबिलिटी में अकाउंट्स पेबल भी नहीं है, तो नील लिख दिया। रेंट पेबल हमें कैसे पता चला? ये एडजस्टमेंट्स में देखें, रेंट पेबल है, एडजस्टमेंट्स में $100, ये करंट लाइबिलिटी है, तो ये करंट लाइबिलिटी में $100 लिख दिया। तो दोनों सबको जब ऐड करेंगे आप इस अमाउंट को और इस अमाउंट को, तो ये 16,200 आ रहा है। तो टोटल एसेट्स इस कारोबार के कितने हैं? 16,200 लिख दिया, 16,200। कारोबार के वाजबात कितने हैं? $100, तो देखें $100 कारोबार के वाजबात हैं। तो कैपिटल मालूम करने का क्या फार्मूला है? एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, तो 16,200 माइनस 100, तो 16,100। ये मालिक की अपनी सरमायाकारी उसके अपने कारोबार में है। कारोबार की माली हैसियत बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सारी की सारी सरमायाकारी जो मालिक ने अपने कारोबार में की है, वो उसकी मालियत कितनी है? उसकी 16,100। और इस कारोबार के अपनी लाइबिलिटी कितनी है, वाजबात कितनी है? सिर्फ 100। तो माली हैसियत अच्छी है। माली हैसियत कब अच्छी होगी किसी कारोबार की? जब उसके वाजबात कम होंगे, उसकी लाइबिलिटी कम होगी। क्योंकि कारोबार के वाजबात सिर्फ 100 रुपये हैं, बाकी सब की सब सरमायाकारी मालिक की अपनी है, जो 16,100 रुपये की है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो, तो यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम किसी भी सर्विस बिजनेस के अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप को सीखने की कोशिश करेंगे, एक एग्ज़ाम्पल के, आसान से एग्ज़ाम्पल के थ्रू। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।